नमस्कार, मैं हूं रवि कैंत्रा। हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। देहरादून में भारतीय मानक ब्यूरो की ओर से विश्व मानक दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि के रूप में उन्होंने प्रतिभाग किया और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। इस मौके पर उनके साथ कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य भी मौजूद रहीं। बता दें कि हर साल 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस मनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को जागरूक करना है। कार्यक्रम के जरिए उत्पादन करने वाली इकाइयों और उन उत्पादों का इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं के साथ ही युवा पीढ़ी को मानक ब्यूरो की ओर से बनाए गए मानकों में के बारे में जानकारी दी गई। आज के कार्यक्रम एवं मंच की शोभा बढ़ाते हुए मंच पर आसीन है। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो आत्मनिर्भर भारत का सपना है वो अब आगे बढ़ रहा है और सच में आत्मनिर्भर भारत के सपने को संकल्प में परिवर्तित करने का काम, विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने का काम अगर सच में कोई पूरा करेगा, सच में कोई उसके सारथी बनेंगे, सहयोगी बनेंगे या सहयात्री बनेंगे, तो वो सब आप लोग जो बड़ी संख्या में मेरे छात्र और छात्राएं आई हैं, प्यारे विद्यार्थी आए हैं, वह सब इसके सहयोगी, सारथी और गंतव्य के साथी बनने वाले हैं, सहयात्री बनने वाले हैं। और यह अमृतकाल उन्हीं को समर्पित है। आने वाले 25 साल उन्हीं के लिए हैं और उन्हीं को उन सपनों को साकार करना है जिन सपनों को हमारा देश देख रहा है, भारत देख रहा है, हमारे प्रधानमंत्री देख रहे हैं कि 2047 में भारत दुनिया का विकसित भारत बनेगा। 2047 में भारत विकसित भारत के साथ साथ दुनिया को दिशा देने वाला भारत बनेगा, दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत बनेगा, सिरमौर भारत बनेगा। और आज इस सपने को पूरा करने में जो सपना हमारा आगे बढ़ रहा है, भारतीय जो मानक ब्यूरो है, इसके द्वारा जो मानक निर्धारित किए गए हैं, उन मानकों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। जब हम अपने उत्पादों को वैश्विक मानकों के अनुरूप, जैसी पूरे विश्व के अंदर जिस प्रकार के उत्पादों की मांग है उसके अनुरूप तैयार करते हैं, तो न हम केवल उनकी गुणवत्ता को बढ़ाते हैं बल्कि उद्योगों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए भी एक सशक्त जो आधार है वो आधार प्रदान करते हैं। क्योंकि वैश्विक बाजार में उसी की मांग बढ़ेगी, उसी को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा जो मानकों के अनुरूप हर जगह पर अच्छा स्थान प्राप्त कर रहा होगा या सब में अच्छा होगा, सब में अच्छे स्टैंडर्ड होंगे, तो निश्चित रूप से उसकी मांग भी बढ़ेगी और उत्पादन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। सीधे सीधे लोग उसका अधिकाधिक उपयोग करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य है कि भारतीय उत्पाद अपनी गुणवत्ता, नवाचार और विश्वसनीयता के लिए पूरे विश्व के अंदर एक मिसाल स्थापित करे, एक अलग पहचान स्थापित करे। उसके लिए जरूरी है कि स्टैंडर्ड होना, अच्छा होना, हर प्रकार से मानकों में फिट बैठना, यानी कि उन्नत प्रकार के मानक होना। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा 22,000 से भी अधिक मानक निर्धारित किए गए हैं। और भाइयों बहनों, हमारा उत्तराखंड भी प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है, एक सुंदर प्रदेश होने के साथ ही देवभूमि है और हर स्थान पर देवों का निवास है। नदियों से आच्छादित है, वनों से आच्छादित है, हिम शिखरों से आच्छादित है और देवों से आच्छादित है। अपने आप में पूरे विश्व के अंदर जो एक विशिष्ट स्थान है वो हमारा उत्तराखंड है, जहां हम और आप सब लोग जो है निवास करते हैं, जहां आप और हम सब लोग रहते हैं। किसी को यहाँ पर भगवान ने जन्म देकर ये कृपा करी है और जिसने जन्म नहीं लिया है, जो यहाँ कर्म कर रहा है, उस पर भी भगवान की अति कृपा है, इसीलिए वो यहाँ कर्म कर रहा है। आज हम औद्योगिक और कृषि के क्षेत्र में भी हम तेजी से काम कर रहे हैं। बागवानी के क्षेत्र में
आज देखिए पूरे राज्य के अंदर हमने जो मिशन एप्पल, इसको एक मिशन के अंतर्गत हमने लिया है, तो पूरी घाटी में, अगर हम देहरादून के जौनसार से आगे को जाएंगे, उत्तरकाशी का क्षेत्र है या हमारा टेहरी का क्षेत्र है, अभी पौड़ी जिले में भी अभी अनेक स्थानों पर, उससे आगे भी बड़ी संख्या में अब सेब के बागान हो रहे हैं, सेब की खेतियां हो रही हैं। चंपावत जैसे सुदूरवर्ती क्षेत्र में भी इस बार बड़ा अच्छा उत्पादन वहां पर सेब का हुआ है। दूरस्थ बागेश्वर क्षेत्र में हमारे रसीला जी बैठे हैं, वहां पे कीवी का बड़ा उत्पादन वहां पर हो रहा है। दूर मतलब वहां से लोग कीवी इतनी शानदार भेजते हैं। और इसमें लीती और सामा क्षेत्र में, सामा की घाटी में, बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सामा कहां है। सामा और लीती ये सुदूरवर्ती क्षेत्र है बागेश्वर का, हमारा बागेश्वर जनपद के अंतर घाटी है, वहां पर हो रहा है। कांग्रेस जहां एक तरफ बीजेपी पर केदारनाथ की उपेक्षा का आरोप लगा रही है, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने भी इसको लेकर एक बयान दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का कहना है कि कांग्रेस ने हमेशा से ही तुष्टीकरण की राजनीति की है और 58 साल तक देश को जातिगत रूप से बांटा है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस को हमेशा से ही अपने वोट बैंक की चिंता रही है, इसलिए कांग्रेस ने देश के गरीब वर्ग को कभी पढ़ने नहीं दिया, जिससे आज हमारा देश पिछड़ा हुआ है। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश जिस तेजी से आगे बढ़ा है, उससे आज पूरी दुनिया प्रभावित है। देश के टुकड़े कराने का काम किया और आम गरीब को उठने नहीं दिया, क्योंकि जिस दिन पढ़ लिख जाएगा तो मेरे वोट से चला जाएगा। केवल वोट बैंक की केवल चिंता, उसको और सत्ता, दो चीज़ें कांग्रेस ने किया इस देश के अंदर, इसलिए इतना पछड़ गया। आज मोदी जी को हम आगे बढ़ रहे हैं तेजी से, पूरा देश, और जिसका कायल आज देश नहीं तो दुनिया आज उसकी चर्चा करती है। तो ये तो उन लोगों ने किया तुष्टीकरण की बात, जो भी करते हैं उन्होंने किया ही है ना, समाज को तोड़ने का काम, बांटने का काम, जाति में, वर्गों में, यही तो करते रहे, यही तो आज दिन तक किया हो ना। बाकी इसके अलावा और कुछ किया क्या, विकास किया क्या? हाँ, अपना विकास जरूर नेताओं ने किया, कांग्रेस के नेताओं ने। केदारनाथ विधानसभा सीट पर आगामी उपचुनाव को लेकर पक्ष हो या विपक्ष, दोनों की तैयारियां तेज हैं और ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों में केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए कई दावेदार भी हैं। बस इंतजार है चुनाव की अधिसूचना जारी होने का। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि केदारनाथ उपचुनाव को लेकर अभी 5 से 6 कार्यकर्ताओं के नाम संगठन के पास आए हैं और केंद्र जिस पर भी मोहर लगाएगा, पार्टी उसी को जिताने का काम करेगी। उन्होंने बताया कि जैसे ही चुनाव की अधिसूचना जारी होगी, उसके बाद राज्य संसदीय बोर्ड की बैठक होगी। इसके बाद नाम केंद्रीय संसदीय बोर्ड को भेजकर प्रत्याशी के नाम की घोषणा की जाएगी। देखिए, जैसे ही निर्वाचन आयोग चुनाव घोषित करता है, उसके बाद हमारी स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठता है, हम अपने नामों का पैनल हम केंद्र को भेजते हैं। केंद्र उसके बाद विधिवत रूप से जो सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड है उसकी अपनी बैठक करता है और उसके बाद विधिवत रूप से प्रत्याशी की घोषणा होती है। उसी पद्धति के आधार इसी चुनाव में पद्धति अपनाई जाएगी। केदारनाथ में होने वाले उपचुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है। महिला कांग्रेस की अगर बात करें तो उत्तराखंड महिला कांग्रेस की अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने महिला कांग्रेस के नेताओं की तरफ से व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि अभी तक पार्टी में कोई ऐसी महिला दावेदार सामने नहीं आई है जो केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए चुनाव मैदान में उतरना चाहती है। उन्होंने कहा कि पार्टी की तरफ से जिसे प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतारा जाएगा, उसके पक्ष में महिला कांग्रेस के कार्यकर्ता घर घर जाकर चुनाव प्रचार करेंगे। महिला कांग्रेस की जो टीम है, जैसे ही इलेक्शन डिक्लेयर होगा, हम सब लोग, मैं और मेरी पूरी टीम, पूरे महीने जब तक कि इलेक्शन होगा उस दिन तक हम लोग वहाँ पे घर घर जाएंगे, बूथ में जाएंगे, महिलाओं से मिलेंगे और जो महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दे हैं इस प्रदेश में, जैसे महिला सुरक्षा बहुत बड़ा मुद्दा है, महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, इन मुद्दों को लेकर केदारनाथ का चुनाव लड़ेंगे। बद्रीनाथ धाम में इन दिनों सुबह और शाम सूरज डूबने के बाद ठंड का असर देखने को मिलने लगा है। ठंड और शीतलहर का प्रकोप भी यहां पर बढ़ने लगा है। बढ़ती सर्दी और ठंड को देखते हुए नगर पंचायत ने तीर्थ यात्रियों को ठंड से राहत दिलाने के लिए अलाव की व्यवस्था करवाई है। इसी क्रम में बद्रीनाथ धाम के व्यस्त इलाके जैसे बस स्टैंड, टैक्सी स्टैंड समेत अन्य स्थानों पर अलाव जलाकर तीर्थ यात्रियों को शीतलहर से राहत दी जा रही है।
पछवादून के सहसपुर के सभावाला क्षेत्र में 3 नकाबपोश बदमाशों ने एक बुजुर्ग को बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम देने की कोशिश की। इस दौरान बीच बचाव में आई एक महिला को भी नकाबपोश बदमाशों ने बंधक बना लिया, लेकिन महिला के चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए, जिसके चलते बदमाश अपनी कोशिश में कामयाब नहीं हो सके और लोगों को आता देखकर फरार हो गए। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके आधार पर सहसपुर थाना पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। एक शमशेर सिंह जी जो कि रिटायर्ड रेलवे के कर्मचारी हैं, अपने आंगन में सुबह टहल लेते। ये करीबन घटना 5:15 साढ़े 5 की होगी। तो 3 अज्ञात युवक उनके आंगन में आते हैं और उनको का देके उनको उनके ऊपर कब्जा कर लेते हैं और उनके हाथ पैर बांध देते हैं तथा उनसे कहते हैं कि उनको घर की तरफ को ले जाके लूट, कहते हैं कि जो भी है वो सामान ला के दो। तो इतने में इनकी पत्नी उठ जाती है और उनके द्वारा शोर मचाने पर और वहाँ पे वो अपना कुत्ता भी छोड़ देती है, तो वो तीनों युवक भाग जाते हैं। तो घटना मतलब लूट का प्रयास किया गया है। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और हमारे द्वारा 3 टीमों का गठन कर दिया गया है और उनकी सरगर्मी से तलाश की जा रही है। हॉर्नबिल टीवी से खास बातचीत में हरदौर सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हरियाणा और जम्मू कश्मीर में हुई चुनाव को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि हरियाणा में बीजेपी की जीत एक बड़ी उपलब्धि है। ये जीत राज्यों को लेकर पीएम मोदी के विजन की फतेह है। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन की आड़ में किसानों के साथ हुए खेल को जनता ने समझा है, इसीलिए सभी वर्गों की चिंता करने वाली पार्टी बीजेपी को जनता ने वोट दिया। वहीं जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि जम्मू कश्मीर में सालों बाद शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हुए हैं। हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, हरियाणा में आपने बेहतर प्रदर्शन किया चुनाव में, जम्मू कश्मीर में भी अच्छे आपने सीटें निकाली। किस रूप में आप देख रहे हैं और किसकी इसको आप उपलब्धि भी मानते हैं, इतनी बड़ी संख्या में सीटें लेकर आना? नहीं, देखिए, हरियाणा की उपलब्धि बहुत बड़ी उपलब्धि है और जम्मू कश्मीर में वर्षों के बाद लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हुए और जो बड़े शांतिपूर्ण तरीके से हुए। एक लोकतंत्र के लिए एक बड़ा उदाहरण और बड़ी उपलब्धि ये जम्मू कश्मीर का चुनाव है। हरियाणा में जो चुनाव हुआ, 10 वर्षों में जो काम हरियाणा की सरकार ने किए, चाहे खट्टर जी ने किए, मैक्सिमम पीरियड तो खट्टर जी का रहा, कार्य तो उन्हीं के हैं क्योंकि सैनी जी को तो बहुत कम समय मिला है काम करने का। और प्रधानमंत्री जी की पूरी पारदर्शिता के साथ और एक जो उनका विजन है राज्यों को लेकर, केंद्र को लेकर, ये उसकी एक बड़ी फतेह है। ये जो किसान थे, उन्होंने किसान आंदोलन की आड़ में उनके साथ क्या खेल हो रहा है उसको किसानों ने समझा है और इसलिए उन्होंने किसानों की सच्ची हितैषी और जो पूरे समाज की चिंता करती है, सभी वर्गों की चिंता करती है, ऐसी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दिया और रिकॉर्ड तोड़ बहुमत वहाँ पर दिया है। मैं हरियाणा की जनता को बहुत बधाई देता हूँ। सर, एक नैरेटिव भी सेट किया गया था कांग्रेस के द्वारा कि किसानों के साथ बीजेपी ने सही नहीं किया, लेकिन फिर भी बढ़ चढ़ करके पार्टी को सपोर्ट किया उन्होंने मोदी जी के नेतृत्व में। अब देखिए, जिस पार्टी के नेता को ये पता ही नहीं कि जलेबी कहाँ बनती है, चीनी खेत में होती है कि फैक्ट्री में होती है, तो जिसको ये पता ही नहीं है तो आखिर कितने दिन तक तुम झूठे बातें कह करके और पब्लिक को बरगला सकते हो। ज़्यादा दिन तक आप किसी को धोखा देकर नहीं रख सकते हो। पब्लिक समझती है और हरियाणा की जनता ने, हरियाणा की मतदाताओं ने इन सब बातों को समझा है और वो किसी के छलावे में नहीं आए हैं। जी सर, जैसे कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन के जब रुझान आए तो उसमें लग रहा था कि बीजेपी आगे जाएगी, लेकिन फिर कुछ सीटों पर पीछे रह गई। इसका क्या कारण आप मान रहे हैं? ये देखिए, जम्मू कश्मीर में तो जम्मू और कश्मीर 2 वैली हैं, 2 क्षेत्र हैं। बड़ा वहाँ पर एक तरह से भौगोलिक दृष्टि बड़ा डिवीज़न है और उसी तरह की वहाँ की जो डेमोग्राफी है और वहाँ की जो डेमोग्राफी है वो
कश्मीर वैली की विशेष करके वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अनुकूल नहीं है। वो कई बार जो बाह्य शक्तियां हैं वो उनको बरगलाने का काम करती है, उनको हैंडल करने का काम करती है, ऐसा वहाँ पर महसूस किया गया है। अभी हमको उनका प्रयास करेंगे कि आगे चल करके उनके मन का भ्रम दूर किया जाए और कश्मीर वैली के लोग भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ें। कांग्रेस ने या फिर चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, इन्होंने वहाँ की जनता को एक बार फिर बरगलाया है। मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में उनकी समझ में ज़रूर आएगा कि उनकी सच्चा हितैषी कौन कश्मीर वैली का है, कश्मीर घाटी का है, ये वो समझ सकेंगे और हम उनको समझाने का प्रयास करेंगे। सर, धारा 370 और 35 से हटाने का फ़ायदा मिला है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कोई राजनीतिक एजेंडे के लिए उस काम को नहीं किया, वो एक देश के हित में किया गया कदम है वो, चाहे 35AC हो या फिर 370 हो, वो देश के हित के लिए। और कश्मीर का जो समाज है जिसको राष्ट्र की मुख्य धारा से काटने का हमेशा प्रयास हुआ, उनको राष्ट्र की मुख्य धारा में सम्मिलित करने के लिए बड़ा महत्वपूर्ण कदम है, जिसके आने वाले भविष्य में परिणाम होंगे। सर, क्योंकि अब उपचुनाव केदारनाथ सीट पर भी है, हालांकि कांग्रेस इसको लेकर के कई बार यात्रा भी कर चुकी है और अब पर्यवेक्षक भी तैयार कर दिए हैं, किस रूप में भी आप देख रहे हैं और क्या लगता है सर? क्योंकि एक बड़ा जो प्यार है वो प्रधानमंत्री का रहता है केदारनाथ के प्रति। देखिए, कांग्रेस क्या कर रही है हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये वहाँ के आम आदमी के हित में काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन हर गांव, हर मोहल्ला और हर बूथ तक काम कर रहा है। जनता की जो समस्याएं हैं और सरकार के बीच में सेतु का काम कर रहा है। वहाँ की समस्याओं का निदान अगर कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। लोगों ने केदारनाथ की आपदा के समय देखा है कि किसने वहाँ पर बेहतर काम किया है। उस समय सरकार यहाँ पर कांग्रेस की थी, लेकिन क्या हालत हो गई थी केदार वैली की। आज केदार वैली को पुनर्स्थापित करने का काम जो किया गया है वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया है, माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में किया गया है, उनके आशीर्वाद से किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी प्रधानमंत्री रहते हुए कई बार केदारनाथ में आ चुके हैं, किस रूप में भी आप देख रहे हैं? क्योंकि आपदा के बाद जो निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं उस पर भी कांग्रेस सवाल उठा रही है कि बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन करा दिए, इसको आप किस रूप में देखते हैं सर? नहीं, देखिए, कांग्रेस तो मुझे लगता है ऐसा चाहती है कि केदारनाथ जैसा भुतवा जैसा हो जाए। भाई, वहाँ पर पहले भी लोग रह रहे हैं, हमारा पंडा समाज वहाँ रहता है, कुछ लोग वहाँ पर जो कारोबारी हैं वो वहाँ पर रहते हैं, कुछ हमारे जो अतिथि आते हैं, जो श्रद्धालु आते हैं, वो लोग वहाँ पर टेम्पररी वो लोग वहाँ पर रहते हैं, कोई 1 रात रहता है, कोई 2 रात रहता है। उन सब के लिए सुविधाएं प्रदान कर रही है सरकार। और मैं समझता हूँ कि जो बात कांग्रेस के लोग कह रहे हैं वो सरासर गलत है। क्योंकि सर विकास कार्य तो होने नहीं। देखिए, वहाँ पर यात्री आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं जो वहाँ पर आना चाहते हैं, श्रद्धा का केंद्र है, तो सरकार का दायित्व है कि उनके लिए एक सुरक्षित जगह उनके लिए बनाई जाए ताकि वहाँ पर लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करें और स्थानीय लोगों को उसका लाभ मिले। लेकिन सर, समय समय पर ये सोना चोरी के आरोप लगते रहते हैं, लगाए जाते हैं, क्या मानते हैं आप भी इनके पीछे की वजह? नहीं, देखिए, अगर ये सच है तो सरकार ने उसमें जांच कराई है, और अगर असत्य है तो इससे हमारे जो धार्मिक स्थान है उन पर कहीं ना कहीं चोट पहुंचती है। और ये हम सब की जिम्मेदारी है कि वहाँ पर इस तरह की अनर्गल बातें ना हों जिससे किसी की भावनाएं आहत हों, किसी को कष्ट हो। ये काम, इस तरह के आरोप लगाना मैं समझता हूँ कि उचित नहीं है। राजनीतिक करनी है तो तमाम मुद्दे हैं, उन पर आप बात कीजिए, बहस कीजिए, उस पर आरोप लगाइए, लेकिन धर्म स्थानों पर इस तरह का काम करना मैं समझता हूँ कि उसको हमको राजनीतिक स्तर पर बचाना चाहिए। सर, क्योंकि भू कानून भी एक विषय है, ऐसे में मुख्यमंत्री
पुष्कर सिंह धामी ने भी कहा है कि भू कानून को लेकर के आएंगे। क्या मान रहे हैं सर, आपकी नज़रों में किस तरह का भू कानून होना भी चाहिए उत्तराखंड के लिहाज से? ऐसा भू कानून होना चाहिए कि जो राज्य के कोने कोने तक विकास पहुंच सके। यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ की जो विशेषताएं हैं, वो कायम रहे और हम दूरस्थ क्षेत्र तक स्थानीय लोगों को रोजगार दे सकें। सर, पलायन एक बड़ा विषय है और ऐसे में क्योंकि रोजगार के अवसर भी उत्तराखंड में कम रहते हैं, क्या करना चाहिए सर राज्य सरकार को? नहीं, देखिए, पलायन कोई नई बात नहीं है और उसके लिए हमने एक पलायन आयोग बनाया था। उन्होंने कुछ सिफारिशें की थी और सीधी सीधी चीज़ है कि हमको गाँवों में विकास की इकाइयाँ खड़ी करनी पड़ेंगी। स्थानीय आधार पर लोगों को कैसे रोज़गार मिल सकता है, कैसे स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकती है और उनको कैसे हम अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, इन 3 चीज़ों पर अगर हम फोकस करेंगे तो लोगों को शौक़ नहीं है घर से बाहर जाने का। तो मैं समझता हूँ कि हमको इन 3-4 चीज़ों पर अगर हम फोकस किया तो पलायन की गति को हम कुछ सीमा तक कम कर सकते हैं। सर, कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल भी उठ रहे हैं, महिला अपराध बढ़े हैं, उत्तराखंड भी पहाड़ी राज्यों में शीर्ष पर है, कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। किस रूप में सर आप देख रहे हैं, क्या करने की ज़रूरत है सर? नहीं, देखिए, कानून व्यवस्था का काम ये किसी भी सरकार की सदैव प्राथमिकता होती है, क्योंकि अगर कानून व्यवस्था ठीक नहीं है तो वहाँ पर हम विकास की परिकल्पना कैसे कर सकते हैं। और इसलिए विकास अगर हम चाहते हैं तो उसके लिए कानून व्यवस्था का दुरुस्त रहना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हमारी पुलिस को बहुत अधिक अलर्ट रहने की ज़रूरत है। पुलिस को अपना काम कैसे वो बेहतर कर सकते हैं उस पर फोकस करना चाहिए। सर, अमित शाह जी भी आ रहे हैं, किस तरह की चीज़ें आप देख रहे हैं? अब देखो, मेरे पास कोई अधिकृत जानकारी नहीं है, हम उनका स्वागत करते हैं और उनके आने से उत्तराखंड को ज़रूर फ़ायदा होगा। और जो आपने सवाल उठाया है कानून व्यवस्था का, निश्चित रूप से अमित शाह जी एक सख्त प्रशासक भी हैं, तो निश्चित रूप से जब वो यहाँ पर आ रहे हैं तो उसका फ़ायदा यहाँ के लोगों को होगा। यहाँ की जो सरकार है उसका भी मार्गदर्शन होगा और जो विशेषकर उनके पास जो विभाग हैं, आपदा से संबंधित विभाग हैं और जो कानून व्यवस्था से जुड़े हुए सवाल हैं, बॉर्डर की सुरक्षा है, आंतरिक सुरक्षा है। और जोशीमठ से आपको बड़ी खबर बता दें, निर्माणाधीन हेलंग मारवाड़ी बाईपास पर भारी भूस्खलन हुआ है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जोशीमठ से, जहां पर निर्माणाधीन हेलंग और मारवाड़ी बाईपास पर भारी भूस्खलन हुआ। पहाड़ी से भारी मात्रा में यहां पर मलबा आया, जान बचाकर यहां से मजदूर भागे हैं। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है, इस बात की गनीमत है। ये वीडियो देखिए आप, किस तरीके से एक बड़ा भूस्खलन यहाँ पर हुआ है। पहाड़ी से बड़ा भूस्खलन हुआ हेलंग मारवाड़ी बाईपास पर। ये जो निर्माणाधीन वहाँ पर काम चल रहा है उसी के दौरान ये भूस्खलन यहाँ पर हुआ है। जो मजदूर यहाँ पर काम कर रहे थे उन्होंने बमुश्किल अपनी जान बचाई है। जान बचाने के लिए मजदूर भागे हैं। गनीमत की बात यह है कि किसी तरीके की कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन भूस्खलन बहुत बड़ा था। तो देखिए कितना बड़ा भूस्खलन यहाँ पर हुआ है हेलंग मारवाड़ी बाईपास पर, और जान बचाते हुए कैसे यहाँ से मजदूर भागे हैं ये भी आप वीडियो में साफ तौर पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर लंबे समय से काम चल रहा है हेलंग मारवाड़ी बाईपास का और यहीं पर अचानक से पहाड़ी से बड़ा भूस्खलन हुआ। निर्माणाधीन है अभी हेलंग मारवाड़ी बाईपास जिस पर काम चल रहा था। मजदूरों ने यहाँ से जान बचाने के लिए वो भागे, उसके बाद यहाँ पर कोई जनहानि नहीं हुई है, ये गनीमत की बात है। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। खबरों से अपडेट रहें और देखते रहें हॉर्नबिल टीवी। इजाजत दीजिए, नमस्कार।